आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः अपने इस प्यारे से YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग अकार्बनिक रसायन के एक ऐसे खंड की चर्चा करेंगे जिसकी सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा योगदान कक्षा 12 के सिलेबस में है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्वों की, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे सिलेबस में यानी कक्षा 12 के सिलेबस में एक काफ़ी लंबा सिलेबस है और इससे हमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड अर्थात यूपी बोर्ड के परीक्षा में कुल 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो ये हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण भाग है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि पी ब्लॉक का तत्व किसे कहा जाता है। तो बच्चों, पी ब्लॉक का तत्व आप पीछे कक्षा 11 में पीरियोडिक टेबल के अध्ययन के दौरान जाना है कि तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 वर्गों में अर्थात 4 ब्लॉकों में विभाजित कर दिया गया है। वो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। बच्चों, एस और पी ब्लॉक के कुछ वर्गों का अध्ययन अर्थात एस ब्लॉक के वर्गों का और पी ब्लॉक के कुछ वर्गों का अध्ययन हम लोगों ने कक्षा 11 के सिलेबस में किया हुआ है। कक्षा 12 में पी ब्लॉक के ही तत्वों का अध्ययन कराया गया है, उसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तो बच्चों, पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में जान लें। किसी भी ब्लॉक का अध्ययन या उसकी परिभाषा हम उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर करते हैं। जैसा कि पी ब्लॉक के तत्व की यदि हम चर्चा करें तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बड़ा ही सरल है। अगर हमें किसी भी ब्लॉक का परिभाषा देना है तो आप कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेंगे वो उसी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है तो एस ब्लॉक का तत्व होगा, पी में जाता है पी का होगा, ऐसे ही डी और एफ में जाते हैं तो डी और एफ ब्लॉक का तत्व होगा। तो बच्चों, किसी भी ब्लॉक के तत्वों का परिभाषा बिल्कुल सरल है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अगर आपको पी ब्लॉक के तत्वों का डेफिनेशन देना है तो आप बोल सकते हैं ऐसे तत्व या वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन अर्थात विभेदी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो बच्चों, ये थी पी ब्लॉक की परिभाषा। अब इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, चलिए कुछ तत्वों की हम बात कर लेते हैं। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन यानी क्लोरीन और नियॉन, ये सारे के सारे तत्व ऑलरेडी पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्यों कहलाते हैं, आइए इस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला तत्व बोरान ले लिया। जी हाँ, बोरान को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? बी से। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोषों में करके देखें तो ये हमारे पास इनका विन्यास आता है। अब देखिए, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जा रहा है? इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p में अर्थात पी उपकोष में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पी उपकोष में जा रहा है, इसीलिए ये पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक ऐसे ही हम कार्बन की बात करें तो इनका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी में जा रहा है, तो ये भी आपका पी ब्लॉक का। तो जिनके भी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करें वही आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। तो आपके सामने ये जो तत्व रखे गए ये सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। बात समझ गए ना? पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जा रहा है इनको? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी रखी गई, यानी कितने तत्व पी ब्लॉक में कुल रखे गए हैं। तो बच्चों, पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या आज के डेट में 37 है, यानी अभी इस समय कुल 37 तत्व हैं और 37 तत्वों का अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में किया भी गया है। लगभग तत्व ज्ञात हो चुके हैं, शायद कुछ ही तत्व बचे हुए हैं। तो इनके हम जानकारी वर्गों के अध्ययन के दौरान कर लेंगे कि कौन कौन सा तत्व ज्ञात है और कौन सा भी नहीं है।
तो ऐसे अगर हम जनरली देखें तो पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 37 तत्वों की व्यवस्था पी ब्लॉक में की गई है। अब हम बात कर लेते हैं पी ब्लॉक के तत्वों का विभाजन कैसे किया गया है, अर्थात किस किस खंड में किया गया है। बच्चों, पी ब्लॉक तत्वों का विभाजन कुल 6 वर्गों में किया गया है। कितने वर्गों में किया गया है? 6 वर्गों में किया गया है। इन 6 वर्गों को हम किन किन नामों से जानेंगे, आइए इनकी चर्चा कर ली जाए। तो पी ब्लॉक तत्वों को 6 वर्ग कौन कौन सा? पी ब्लॉक का पहला वर्ग जिसे हम 13वां वर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं? वर्ग 13 के नाम से जानते हैं, 13 वर्ग के नाम से जानते हैं। और दूसरे वर्ग को 14 के नाम से जानते हैं, यानी 14वां वर्ग, 14 ग्रुप, फिर 15, 16, 17 और 18। तो इन वर्गों के नाम से इन्हें जाना जाता है, या इन संख्याओं से इन्हें जाना जाता है। और इनका नाम क्या है, साथ में नाम भी जान लेते हैं। 13वें वर्ग को कहते हैं बोरान फैमिली। 13वें वर्ग को हम क्या कहते हैं? बोरान फैमिली, बोरॉन फैमिली। तो 13वें वर्ग को बच्चों किस नाम से जानना है? बोरान फैमिली। 14वें परिवार को, यानी 14वें वर्ग को हम कहते हैं कार्बन फैमिली, यानी कार्बन परिवार, कार्बन फैमिली। 15वें को ऐसे जनरली तो हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। किस नाम से इसे जाना जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली के नाम से। परंतु इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको निकोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो 15वें वर्ग को चाहे नाइट्रोजन फैमिली कहिए, या दूसरे शब्दों में इसे निकोजेंस कहेंगे। ठीक है। अब निकोजेंस का क्या मतलब है, अर्थात इसे निकोजेंस क्यों कहते हैं, आगे हम इस वर्ग के अध्ययन के दौरान इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं 16वें वर्ग की। 16वें वर्ग को सामान्यतया ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली। परंतु इसका एक और नाम पुकारा जाता है, इसे कैल्कोजेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोजेंस कहते हैं। इन सब का डिटेल हम आगे जब स्पेशली इन वर्गों का अध्ययन करेंगे तो वहां पे इनको तोड़कर सीखेंगे कि आखिर इसको कैल्कोजेन क्यों कहा जाता है। 17वें वर्ग का एक ही नाम है, इसको हैलोजन फैमिली कहा जाता है, हैलोजन फैमिली। ऐसे ही 18वें वर्ग को नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नोबेल गैसेस के नाम से जानते हैं। नोबेल गैसेस यानी उत्कृष्ट गैसों के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, ये था पी ब्लॉक तत्वों का विभाजन, जो कितने वर्गों में किया गया है? 6 वर्गों में किया गया है। पहले वर्ग को वर्ग 13 या फिर बोरान फैमिली के नाम से जाना जाता है। दूसरा वर्ग है वर्ग 14, यानी ग्रुप 14, जिसे हम कार्बन फैमिली के नाम से जानेंगे। तीसरा ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली और निकोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से चौथे वर्ग को 16 ग्रुप या ऑक्सीजन फैमिली, या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे कैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। 17 अर्थात हैलोजेंस फैमिली, और 18 को नोबेल गैसेस यानी उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम पी ब्लॉक के तत्वों का 6 वर्गों में विभाजन कर लेते हैं। अब बात ये करते हैं बच्चों की आखिर इन पी ब्लॉक के तत्वों को क्या सारे वर्गों का अध्ययन हमें कक्षा 12 के सिलेबस में करना है या सबका नहीं करना है? तो ध्यान रहे, चूंकि कक्षा 11 में हमने 2 वर्गों का अध्ययन ऑलरेडी कर लिया है, वर्ग 13 और वर्ग 14। इन दोनों वर्गों का अध्ययन कक्षा 11 के सिलेबस में किया है। अब हमें वर्ग 13 से लेकर 15 से लेकर 18 तक को ऑलरेडी कक्षा 12 के सिलेबस में करेंगे। यानी हमें 12th के कोर्स में केवल कौन से 4 वर्गों का अध्ययन करना है? 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हैलोजन फैमिली और 18 में नोबेल गैस। इन्हीं 4 वर्गों का ऑलरेडी अध्ययन हमें अपने कोर्स में करना है। तो अब चलते हैं एक एक करके एक फैमिली का अध्ययन हम लोग एक एक करके कर लेते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं वर्ग 15 अर्थात नाइट्रोजन फैमिली या
निकोजेंस की चर्चा करते हैं। इस वर्ग को निकोजेंस क्यों कहते हैं, अर्थात नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वर्ग में ये जान लेते हैं कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, इस वर्ग के अंतर्गत नाइट्रोजन परिवार का सबसे पहले हमें सामान्य परिचय देना है। क्या पढ़ना है? सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन विरचन यानी नाइट्रोजन का निर्माण करना है, साथ ही साथ गुणधर्म और उपयोग भी बताना है। इसके अलावा नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों का भी अध्ययन करना है, जैसे कि NH3 और HNO3। अब इन यौगिकों का निर्माण कैसे करेंगे, विरचन के बारे में पढ़ना है और इनके गुणधर्मों का भी अध्ययन करना है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसमें केवल संरचना ही सम्मिलित है, फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक जैसे कि फास्फीन अथवा फास्फोरस के हैलाइड PCl3, PCl5 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इन यौगिकों का विरचन अर्थात निर्माण करना है और इनके गुणधर्म बताने हैं। साथ ही साथ फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय देना है अथवा नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों का भी परिचय देना है। तो बच्चों, ये था हमारे कोर्स के अंदर नाइट्रोजन परिवार के अंदर इन सभी प्रक्रमों का अध्ययन करना है। परंतु 2020 व 21 के बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, चूँकि इस समय हम लोग कोविड-19 की महामारी के कारण हमारा शिक्षण कार्य पिछले कई महीनों से बाधित रहा है, जिससे हमें कम समय प्राप्त हो पा रहा है इनका अध्ययन करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड ने अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% सिलेबस को कम करते हुए सिलेबस को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत अर्थात नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या हटाया गया है इस समय 30% सिलेबस, आइए जानते हैं किन किन प्रक्रमों को इस बार हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, ये जो आप ग्रीन कलर से हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, केवल संरचना, फास्फोरस, अपर रूप, यानी इतने खंडों का जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ग्रीन कलर में, इनका अध्ययन नहीं करना है। इस बार ये हमारे सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं, अर्थात कटौती कर दी गई है। इस नाइट्रोजन परिवार से इतने प्रक्रमों को आपको नहीं पढ़ना है। बचे हुए ये जो आपको ऊपर के एक ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्रोसेस, यानी हमें पढ़ना क्या है? सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक एवं रासायनिक गुणों की प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन का विरचन, गुणधर्म और उनका उपयोग बताना है। साथ में नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हुए उनके गुणधर्मों को बताना है। मात्र इतना ही अभी इस समय आपको इस वर्ग के अंतर्गत अध्ययन करना है। बाकी जो प्रोसेस आपको अलग से दिख रहे हैं, इनका अध्ययन इस बार नहीं करना है, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये था बच्चों सिलेबस हमारा, क्या इस चैप्टर के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है और क्या नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि आखिर नाइट्रोजन परिवार को नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं या इसे निकोजेंस क्यों कहते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन फैमिली को यानी वर्ग 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में इसे निकोजेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दूसरे शब्दों में? इसे निकोजेंस कहा जाता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसे निकोजेंस क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, निकोजेंस कहने का मेन रीजन है, वास्तव में निकोजेंस शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा से बना हुआ है, अर्थात निकोजेंस ग्रीक
भाषा के दो शब्द हैं, पहला है निको और दूसरा है जेंस। ये दो शब्दों से, ये दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है हमारा निकोजेंस। क्या? निको और जेंस, इससे निर्मित है। अब इनका मतलब क्या हुआ? निको का मतलब होता है घुटन। निको का क्या मतलब होता है? घुटन। और जेंस का मतलब होता है एबलेबल, अर्थात उत्पन्न होना। क्या होता है इसको? उत्पन्न कहते हैं। जेंस मीन्स उत्पन्न और निको मीन्स घुटन। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सीधा सीधा इसको? अर्थात ऐसे तत्व जो घुटन उत्पन्न करती हैं, जो घुटन उत्पन्न करती हूँ, इन्हीं को हम निकोजेंस कहते हैं। ठीक है, जो घुटन उत्पन्न करने वाली तत्व हैं, इन्हीं को निकोजेंस कहते हैं। वास्तव में घुटन शब्द का निर्माण नाइट्रोजन से ही किया गया है। इसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका पहला जो एलिमेंट्स है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन ऑलरेडी गैसीय प्रवृत्ति का होता है, और इस गैस के संपर्क में आने से हम मनुष्यों को घुटन महसूस होती है। इसीलिए इसे नाइट्रोजन परिवार के साथ साथ निकोजेंस भी कहा जा रहा है। क्योंकि निकोजेंस ग्रीक शब्द निको और जेंस से बना हुआ है, जिसका अर्थ घुटन उत्पन्न होना या घुटन उत्पन्न करना है। तो ऐसे में नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा गैसीय तत्व है जो ऑलरेडी घुटन उत्पन्न करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे निकोजेंस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों समझ में आया इसे निकोजेंस क्यों कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रोजन परिवार के सामान्य परिचय के बारे में। क्योंकि अगर हम इसके सिलेबस के हिसाब से चलें तो सबसे पहले हमें सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करना है कि आखिर नाइट्रोजन परिवार किसे कहते हैं या निकोजन परिवार किसे कहते हैं। तो बड़ा ही सिंपल शब्दों से आप इसको दर्शा सकते हैं बच्चों। दीर्घाकार आवर्त सारणी के, या आप कह सकते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के 15वें वर्ग को नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, या इसे निकोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ग में कुल 6 सदस्य हैं। मेनली कितने हैं? मेनली तो वैसे 5 ही हैं, पर 6 सदस्यों को कुल रखा गया है, जिसमें आज भी हम लोग 5 ही सदस्यों का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा 6वां सदस्य है उसकी अभी पूर्ण प्रॉपर्टी ज्ञात नहीं है। नाम तो आ चुका है, प्रतीक आ चुका है, पर संपूर्ण गुण उसका अभी भी उपलब्ध ना होने के कारण आज भी हम उसका अध्ययन इस परिवार के अंतर्गत नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों कौन कौन से ये 6 सदस्य हैं, जरा इनके बारे में जान लेते हैं। पहला नाइट्रोजन, जिसे हम N से प्रेजेंट करते हैं। इस सदस्य को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। प्रतीक क्या है? N। दूसरा P फास्फोरस, तीसरा AS आर्सेनिक, चौथा Sb एंटीमनी, पांचवा बिस्मथ Bi, और छठवां हमारे पास है Mc। हालांकि इसकी अभी पूर्ण प्रॉपर्टी ज्ञात नहीं है। तो ये है हमारे पास इस वर्ग के 6 सदस्य। नाम एक बार पुनः ध्यान देंगे। इसका नाम है नाइट्रोजन। दूसरा एलिमेंट्स हमारे पास कौन सा है? फास्फोरस। तीसरा है आर्सेनिक। चौथा है एंटीमनी। पांचवा है बिस्मथ। बच्चों इनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है, प्रतीक और नाम जरूर आप याद रखेंगे। और छठा है Mc अर्थात मॉस्कोबियम। क्या नाम है इसका? मॉस्कोबियम। तो ये थे, अर्थात ये हैं हमारे इस वर्ग के
6 सदस्य। अब बच्चों अगर हम इन 6 सदस्यों का अध्ययन ध्यान से करें तो N4 नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस, AR4 आर्सेनिक, चूंकि AS मिल रहा है पहला अक्षर, परंतु SB फॉर एंटीमनी। अब इसको प्रतीक तो SB है पर एंटीमनी क्यों कहते हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। बिस्मत को SB को हम एंटीमनी क्यों कहते हैं, चूँकि हमारा SB जो है एक लैटिन भाषा से बन लिया गया है। ये लैटिन शब्द क्या है इसका, जरा इस पर ध्यान देना है। लैटिन शब्द स्टीबियम, क्या नाम है इसका, लैटिन भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, एस्टीबियम। वास्तव में ये एस्टीबियम नामक लैटिन शब्द से निर्मित है, इसीलिए इसको SB से प्रेजेंट किया जाता है, जबकि सामान्यतः हम इसको एंटीमनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह है एस्टीबियम। एस्टीबियम वास्तव में पृथ्वी तल के अंदर किसे स्टेविनाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया गया है, इसीलिए इसको एस्टीबियम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे एंटीमनी का प्रतीक SB क्यों होता है, तो ये है लैटिन शब्द के एस्टीबियम के रूप में बना हुआ है। ये क्या नाम है, स्टेवियम। अक्सर ये पूछा जाता है कि आखिर इसका नाम SB से क्यों, नाम तो एंटीमनी है पर प्रतीक SB से क्यों है, तो एस्टीबियम से बना हुआ है, जो लैटिन शब्द से बना हुआ है। तो ये है आपका प्रतीक। अब मास्कोबियम की हम बात कर लें इसमें लास्ट वाले में। हालांकि पहले इसका नाम जब तक ये खोजा नहीं गया था तब तक इसको हम किस नाम से जानते थे, इसको हम अनपेंटियम के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, अनपेंटियम। और प्रतीक इसका था UUP। वास्तव में ये जो नामकरण पहले किया गया था 100 परमाणु क्रमांक के ऊपर के जितने भी सदस्य यानी तत्व थे उनका नामकरण ऑलरेडी IUPAC सिस्टम के माध्यम से किया गया था। तो उस दौरान जब तक ये ज्ञात नहीं था तब तक इसे अनपेंटियम अर्थात UUP के नाम से या इस प्रतीक से जाना जाता था, परंतु अब इसका नाम आ चुका है, इसको मास्कोबियम अर्थात MC से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो बच्चों ये था नाइट्रोजन परिवार के सदस्य जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। और अगर इनके नाम आपको कंठस्थ नहीं है या इनका नाम आपको याद नहीं है तो बड़ा ही आसान तरीका है, इनको कैसे मेमोराइज करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास मेमोराइज करने के। चलिए हम आपको एक दो नमूना बता देते हैं कि आप इनको कैसे अपने मेमोरी में फीड रखेंगे। इसको एक सरल शब्दों में आप सेट कर लीजिए। कैसे करेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी हैं। मात्र इन 5 तत्वों का अभी भी अध्ययन चल रहा है पूर्ण रूप से, तो इन 5 तत्वों को ही सामान्यतया हम चर्चा में रखेंगे। ठीक है, तो इनका जरूर आप 5 का नाम रखेंगे। कैसे इन्हें याद रखेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको कैसे मेमोराइज रख सकते हैं, नाचने पर ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल। कैसे, नाचने पर ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल। तो ये है इसको मेमोराइज करने पर। नाचने अर्थात नाइट्रोजन N, पर अर्थात P के लिए पर आप इस्तेमाल करेंगे। ऐश्वर्या अर्थात AS का इंडिकेशन हम ऐश्वर्या से करेंगे। सबसे अर्थात SB, ब्यूटीफुल अर्थात BI। तो इस तरीके से हम मेमोराइज करने के लिए इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं, इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है जैसे भी इनको याद रख सको, लेकिन इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे नाइट्रोजन के मुख्य 5 सदस्य और छठवां ऑलरेडी जिसको हम MC के नाम से जानते हैं अर्थात मास्कोबियम के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसके बाद सामान्य परिचय के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, आखिर इस परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। आखिर नाइट्रोजन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होता है। तो सामान्यतः अगर हम पूरे परिवार का, पूरे वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो NH2NP3 टाइप का होता है। कैसा होता है, अगर हम नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना चाहते हैं, पूरे परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2NP3 प्रकार का होता है। तो चूंकि इसमें कुल
6 सदस्य आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं। अभी पीछे हमने 6 सदस्यों का नाम और प्रतीक जाना है। जैसे कि हमने नाइट्रोजन का, अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसका अगर हम विन्यास करते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। बच्चों यहाँ पे हमने क्रोड विन्यास शो किया है। क्रोड विन्यास काफ़ी आसान होता है और समय भी बच जाता है, हमें बहुत ज़्यादा हमें समय खर्च नहीं करना पड़ता है। तो पूरा विन्यास ना करते हुए हम लोग क्रोड विन्यास करके ही इसको दर्शाते हैं, सरलता होती है। अब क्रोड विन्यास का सिस्टम क्या होता है, पीछे आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 11 में। क्रोड विन्यास में क्या होता है कि पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहां तक का कोई निष्क्रिय गैस यानी अस्थायी विन्यास होता है, वहां पे उस निष्क्रिय गैस को रख दिया जाता है, वो भी बड़े कोष्ठक के अंदर, जैसा कि हमने व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, बाकी जो बचता है उसको हम नोट कर देते हैं। जैसे 7 का विन्यास करना है तो अब 7 से पहले कौन सा स्टेबल एलिमेंट्स है, हीलियम, 2 हीलियम, तो हमने हीलियम को यूं रख दिया और बचा हुआ विन्यास लिख दिया। ऐसे ही हमने 15 का जब करना है तो नियान यानी 15 से पहले 10 वाला ही तत्व आपका क्या है, स्टेबल है, इनर्ट गैस है, या आप कह सकते हैं उसको नोबेल गैस है। तो इस तरीके से नोबेल गैस 10 तक का विन्यास शो कर रहा है, बाकी के आगे का जो विन्यास था उसको हमने शो कर दिया है। ऐसे ही हम प्रत्येक के अस्थायी विन्यास, जो भी उसके अंदर अस्थायी विन्यास होंगे, वहाँ तक के लिए उस इनर्ट गैस को या उस उत्कृष्ट गैस को रख देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका विन्यास जब करते हैं तो आप लास्ट में देखें, लास्ट के 2 आप उपकोषों का केवल अध्ययन करें तो ऐसे में 2s2 2p3, देखिए दोनों का n नंबर आपका सेम है, s और 3। ऐसे ही 3s2 और 3p, यहाँ आप देख सकते हैं 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3 और 7s2 7p3। बच्चों जिस हम पीरियड्स में जाएंगे, अर्थात जिस हम आवर्त में जाएंगे, उसी आवर्त के s और p में, s में 2 होंगे और p में 3 होंगे। नाइट्रोजन आपका दूसरे आवर्त में है, इसलिए 2s2 2p3 आ रहा है। ऐसे ही फास्फोरस तीसरे में है, आर्सेनिक चौथे में, ये आपका 5वें में, फिर 6वें में और 7वें में, 7 आवर्त होते हैं। इस तरीके से तत्वों का अरेंजमेंट है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इस प्रकार होगा। यदि हम जनरली देखें इन सब में तो सबके जो कोषों की संख्या है लास्ट में, यानी 2 2 3 3 4 4, तो उनमें 2 और 3 है, 2 और 3 है। इस तरीके से इसका जो टाइप बना वो NH2NP3 बना। तो ये था इस परिवार के यानी नाइट्रोजन फैमिली के सदस्यों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रारूप। तो बात समझ में आ गई होगी कि आखिर इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है। आप चाहे तो इनका पूर्ण विन्यास कर सकते हैं, जो हमने निष्क्रिय गैसों को रखा हुआ है यहाँ पे, इनर्ट गैसों को या फिर नोबेल गैसेस को, उनकी जगह पे आप उनका विन्यास शो कर देंगे तो ये आपका पूरा विन्यास शो करेगा। ठीक है, परंतु सरलता के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले प्रोसेस पर, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या पर बात करेंगे कि आखिर संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या इस ब्लॉक की क्या होती है और किसकी कितनी होती है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं इस परिवार की बैलेंसी के बारे में, आखिर इस परिवार की संयोजकता कितनी संभव होती है। बच्चों इस परिवार की जो सामान्य संयोजकता होती है वो 3 होती है। जनरली सारे एलिमेंट्स 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परंतु नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी शेष सभी सदस्य 5 संयोजकता भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम इनके सहसंयोजकता के आधार पर देखें तो नाइट्रोजन के अलावा शेष सभी तत्व पंच संयोजक भी हैं, यानी इनकी संयोजकता 5 भी हो सकती है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ऐसे कैसे, आखिर 3 के अलावा 5 क्यों दर्शाएंगे, और फिर नाइट्रोजन क्यों नहीं 5 दर्शा सकता, नाइट्रोजन 3 ही क्यों दर्शा सकता है। तो इन सभी का कारण बहुत ही सरल तरीके से हम जान सकते हैं। यदि हम बात नाइट्रोजन की करें तो इसके पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनके पी सबशेल में अर्थात पी कोष में कुल 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो इनका जो विन्यास है वो इस प्रकार से है। अगर इनके कक्षकों के बारे में जाना जाए तो इनके S में यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि
P में 3 इलेक्ट्रॉन है। हम इस तरीके से भर सकते हैं। ये हमारा 2s का होगा, चूँकि 1s अपने आप में अलग है, इन दोनों की एनर्जी लेवल लगभग सेम है। तो अगर हम 2s सबसे कक्षक को देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और P में देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से हम सब में भर देते हैं। तो ये आपका हो गया 2p3 का। बच्चों अगर ये देखा जाए कि क्या दूसरे नाइट्रोजन के अंदर डी उपकोष या डी कक्षक उपलब्ध हैं, तो इनके अंदर कोई भी डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं। अर्थात डी कक्षक रिक्त डी कक्षक ना होने के कारण ये अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाती, इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आकर जंप नहीं कर पाते। इसीलिए इनमें अधिकतम आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है, और ये 3 ही इलेक्ट्रॉनों का सहशेयर कर सकते हैं, यानी 3 सहसंयोजकता अधिकतम दर्शा सकते हैं। इसीलिए इनकी संयोजकता केवल 3 ही होती है। परंतु अगर यहीं पे हम फास्फोरस या उनके अन्य सदस्यों की बात करें, फास्फोरस हो या इस वर्ग का अन्य सदस्य, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। अगर इसका विन्यास किया जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, यह है विन्यास। बच्चों तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, S, P और D, यानी D भी होता है। बेशक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट हैं, पर D उपकोष तक संभव होता है। तो तीसरे में अगर 3 उपकोष होता है, जबकि दूसरे में 2 ही हुआ करता था, उसमें D होता ही नहीं था, इसीलिए ये अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पा रहा था, यानी इसकी अधिकतम सहसंयोजकता 3 ही हो रही थी। परंतु फास्फोरस के पास S, P, D तीनों प्रकार के सबसेल प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन जो एक एक करके ऑलरेडी हुंड के नियम से होंगे, और इनका D जो सबसेल होता है वो यानी कक्षक भी हम कह सकते हैं इसको, D कक्षक इनका खाली होता है। अब अगर ये अपने मूल अवस्था में है, तलस्थ अवस्था में है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का तो ऑलरेडी शेयर करेंगे ही करेंगे, यानी ये 3 संयोजकता तो व्यक्त ही कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उत्तेजित अवस्था में आएंगे तो इनका एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और उस खाली डी कक्षक में चला जाएगा, और जैसे ही खाली डी कक्षक में जाएगा, अब इसके पास S में 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और P में ऑलरेडी 3 है तो 3 ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जंप नहीं हो रहा है। लेकिन D में भी 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जा रहा है। ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि इनके पास अधिकतम कुल आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये 5 शेयर कर सकते हैं, अर्थात 5 सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों अगर इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या कारण है नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन केवल 3 ही सहसंयोजकता व्यक्त करता है, जबकि उस परिवार के अन्य सदस्य 3 के अतिरिक्त 5 सहसंयोजकता भी व्यक्त करते हैं। तो इसका कारण आपको इसी प्रकार से बताना है कि नाइट्रोजन के बाह्यतम सेल के अंदर डी सबसेल या डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण वो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, जिससे वो अधिकतम 3 ही सहसंयोजकता व्यक्त कर सकता है, 3 ही इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर सकता है। इसलिए इसकी संयोजकता मात्र 3 होती है। जबकि नाइट्रोजन के अतिरिक्त उस परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक आदि, ये सब इनके बाह्यतम कोष में डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, वो भी खाली उपलब्ध होते हैं। इसलिए ये अपने मूल अवस्था में सहसंयोजकता 3 तो दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, साथ में जैसे ही उत्तेजित होंगे ये अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। इनमें अधिकतम 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनने की संभावना होती है, अर्थात इनकी सहसंयोजकता 5 हो सकती है, 3 के अतिरिक्त 5 भी होती है। तो बच्चों ये था इस वर्ग की संयोजकता।